कौसर नियाजी लिखते हैं कि उसने हर मश्क सितम हम पे रवा रखी है, हमने आवाज़ भी सीने में दबा रखी है। कत्ल गाहों में लहू अपना निछावर करके शम्मा इंसाफ की लौ हमने बढ़ा रखी है। कहीं बिखरी हैं किताबें, कहीं मैले कपड़े, घर की हालत ही अजब हमने बना रखी है। अपने वहशत ज़दा कमरे की कलमारी में तेरी तस्वीर अकीदत से सजा रखी है। हम किसी बात का शिकवा न करेंगे कौसर, मोहर होंठों पे खामोशी की लगा रखी है। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में ये जो मंजरनामा वज़ा हो रहा है, ये किसको अहकाम जारी हुए हैं कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचा जाए। वफाकी हुकूमत प्लान क्या कर रही है, वफाकी हुकूमत के जहन में खदशात क्या चल रहे हैं, ये रोज़ बरोज़ ऑडियो लीक्स की जो एक एपिसोड चल रही है, इसके पीछे मकासद क्या हैं और इसके पीछे है कौन, और आने वाले दिनों के अंदर ये जो मुज़ाकरात की हवा चल रही है, ये सबूताज किस तरीके से होगी, इस व्लॉग में आपको बताऊँगा। आज जो ऑडियो सामने आई है, ऑडियो में होने वाली बातचीत के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कह रहे थे कि अच्छा ख्वाजा साहब, मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये पहले उसका मतन सुन ले, पहले मतन सुने फिर उसके बाद तबसरा करते हैं। मुबैना ऑडियो में होने वाली बातचीत के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कि ख्वाजा साहब, मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ख्वाजा तारिक रहीम साहब मौजूद हैं, वो पूछते हैं जी बोलिए। साकिब निसार साहब कहते हैं कि एक जजमेंट ज़रूर देख लीजिएगा, ये 7 मेंबर्स की जजमेंट है। ख्वाजा साहब आगे से जवाब देते हैं कि किसकी जी, तो साकिब निसार साहब कहते हैं कि सर ये एक सू मोटो है, नंबर उसका है फॉर 2010, ये 7 मेंबर्स जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 2012 की सफ़ा 553 के ऊपर। ख्वाजा साहब आगे से कहते हैं अच्छा जी मैं देख लेता हूँ। साकिब निसार साहब कहते हैं उसमें जो भी आपका वकील हो उसे कह दें कि आप देख ले, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ख्वाजा तारिक रहीम साहब कहते हैं ठीक है, मैं वो भी पढ़ लूँगा। ख्वाजा तारिक रहीम साहब कहते हैं कि मैंने वो 7 मेंबर्स वाली भी जजमेंट देखी है जिसमें कहा गया है कि जज साहब का एक्ट नहीं बनता। ख्वाजा तारिक रहीम कहते हैं कि अगर उसे गौर से पढ़ें तो उसकी क्लॉज 3 में उन्होंने रास्ता भी दिया हुआ है, वो देख लें ज़रा। साकिब निसार साहब कहते हैं जी सर मैंने वो देखा है, ये वही तो हमारे पास एक वे आउट है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब कहते हैं कि जी वही वे आउट है। साकिब निसार साहब कहते हैं क्योंकि वैसे तो केस ही नहीं बनता था। ख्वाजा साहब आगे से जवाब देते हैं हाँ जी बिल्कुल नहीं बनता था। साकिब निसार साहब कहते हैं ख्वाजा साहब अगर आपका कोई बंदा तैयार हो, मुनीर अहमद खान वाला भी इस्तेमाल कर लें, तो ये बिल्कुल कॉन्टेम्प्ट केस है, क्लियर कट है, तो कंटेम्प्ट टू कोर्ट इस पर लग जाएगी। साकिब निसार साहब कहते हैं कि कल जो कुछ आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुआ उसके बाद कुछ नहीं बचता। ख्वाजा साहब आगे से कहते हैं कि उसके लिए वी आर जस्ट वेटिंग फॉर। ख्वाजा साहब कहते हैं कि ऐसे ही ऑर्डर कर रहे हैं 3 मेंबर्स बेंच, शायद मजीद आधे या 1 घंटे में हम कंटेम्प्ट की दरख्वास्त फाइल कर रहे हैं। साकिब निसार कहते हैं चले ठीक है जी, थैंक यू जी। ये मुकालमा हुआ है ये 2 शख्सियात के माबैन, एक है मुल्क के मारूफ वकील, दूसरे हैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। अब ये ऑडियो लीक मंजर आम पे आती है तो इस ऑडियो लीक पे हमारी वज़ीर इत्तलात भी बातचीत कर रही हैं, हमारे वज़ीर दिफा भी बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ने तो यहाँ तक कह दिया कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने अपनी दिल की भड़ास निकाली, इन्होंने अपनी कोई सेटलमेंट किया उनके ख़िलाफ़। अब इस मामले के ऊपर साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब का रद्द अमल सामने आता है। वो ये कहते हैं कि मेरे सब्र और खामोशी को कमज़ोरी ना समझा जाए, ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मैं हक रखता हूँ। किसी भी शहरी की निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना गैर कानूनी और गैर आईनी है। ये क्या हासिल करना चाहते हैं ये लोग? आईन कानून और अखलाकियात की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। दूसरों की निजी गुफ्तगू को टैप करके अपने सियाह कारनामों पर पर्दा नहीं डाल सकते। उनका कहना था कि ख्वाजा तारिक रहीम सीनियर कानूनदान है और उनके दोस्त भी हैं, उन्होंने कानूनी राय मांगी जो मैंने दे दी। इल्म नहीं कि किस लिए वो राय मांग रहे थे। एक आज़ाद शहरी हूँ, इस वक्त चीफ जस्टिस हूँ, ना किसी बेंच का हिस्सा हूँ, तो निजी कॉल्स टैप करके ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना कानूनन संगीन जुर्म है, ये उनकी तरफ से कहा गया। बाद सहाफ़ियों ने भी उन्हें फ़ोन कॉल करके पूछा कि आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। वही कहते हैं कि फ़ोन कॉल को टैप करना और फिर उसे मार्केट में फेंक देना ये एक चोरी का माल है जिसकी आप तशहीर तो कर सकते हैं, उसे बेच नहीं सकते। तो इसके ऊपर उनकी राय है। दूसरी ऑडियो वो है जो मौजूदा चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ की जो ऑडियो लीक हुई है, वो गुफ्तगू कर रही हैं। तो उस गुफ्तगू का मतन क्या है वो भी सुन लें, तबसरा इस पर मुकम्मल तौर पे करेंगे। उमर अता बंदियाल साहब की सास माजबी मुबैना ऑडियो में कहती हैं कि हेलो राफिया, क्या हो गया यार, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं तो रात से उमर के लिए पढ़ पढ़ के दुआएं मांग रही हूँ। तो ख्वाजा तारिक रहीम साहब जिनकी ऑडियो लीक हुई है साबिक चीफ जस्टिस के साथ,
उनकी ये अहलियाँ तो जिनके साथ बातचीत कर रही हैं चीफ जस्टिस की साथ साहिबा, तो आगे से वो जवाब देती हैं राफिया साहिबा कि यार लोगों को भी कहा है कि मैंने उमर को एक मैसेज भेजा है, तुम लाहौर के जलसे में वहाँ मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है और तुम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लो कि इस वक्त तुम्हारे लिए दुनिया कितनी दुआ कर रही है, उसकी सेफ्टी मस्ट है। उमर अता बंदियाल की सास महजबीन ने कहा कि अल्लाह इनको कमज़ोर करे और हिम्मत दे, अल्लाह बाकियों को अंधा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ कि वो तो हैं ही ट्रेटर्स, सू मोटो क्यों लिया गया ये पूछ रहे हैं। राफिया तारिक ने कहा कि भाई वो तो उसका हक है, जिस पर महजबीन ने कहा कि उमर को तो नहीं दिया, ये तो पहले का लिया हुआ है। राफिया तारिक ने कहा कि नहीं, मगर ये तो हर चीफ जस्टिस का हक है। तो आगे से सीजे की मदर इन लॉ कहती हैं कि तुम बिल्कुल ना हो और तुम उमर के साथ रहो। राफिया तारिक ने कहा कि नवीन भी ना आए और मैंने ईमान को भी कहा है कि बेटा इनके साथ रहो। ये एक घरेलू गुफ्तगू हो रही है। उस पर उनकी सास साहिबा कहती हैं हाँ बिल्कुल। राफिया तारिक साहिबा कहती हैं कि रात को मैंने दोनों को, इसको और मुनीब को गुड भेजा तो दोनों ने पता है क्या मुझे भेजा, वो शक्ल नहीं होती दांतों में हाथ दबा लेने वाली अपनी ज़बान, और मुझे कह रहे थे बी केयरफुल। अब इस मामले के ऊपर ये आपसी गुफ्तगू हो रही है। ये हमारे यहाँ किस तरीके से गुफ्तगू होती है, अब इसमें मार्शल लॉ का भी तज़किरा हुआ कि मार्शल लॉ ना लग जाए, तो इसके ऊपर वो बहुत सी बातें और भी कर रही हैं। अब आप ये देखिए कि ये निजी गुफ्तगू जो घर की दो ख़वातीन हैं वो आपसी गुफ्तगू कर रही हैं, और उस गुफ्तगू का यूं लीक हो जाना और उसके ऊपर फिर हमारे सियासी जो पंडित हैं वो अपनी राय ज़नी करें, तो उस मामले के ऊपर क्या राय रखी जा सकती है। ये हो सकती है कि अगर गल सस दी ऑडियो लीक ते आ गई है तो फिर सुलह कर लेनी बनती है। ये वो मामला है कि जब आप अपने सियासी हरीफ को किसी और तरीके से ना गिरा सके हों तो उस मामले के ऊपर आप मंदरजात पे क्या बात करेंगे। आप घरेलू जो ऑडियो लीक्स हैं उसे मंजर आम पे लाएंगे और आप कहेंगे ये इंपोज किया जा रहा है। अगर तो मंदरजात पे ही बात करनी है, आज ये डिसाइड कर लेना चाहिए। मंदरजात पे ही बात करनी है तो साबिक सीजे की गुफ्तगू पर राय ये है कि वो अब रिटायर है, किसी भी कानूनी मुआवनत में हिस्सा बन सकते हैं जिसमें कोई मुमानत नहीं है, चाहे वो किसी एक पार्टी की करें या किसी जज के पूछने पर उनकी करें या फिर किसी वकील के पूछने पर कर दें, उनकी अपनी सवाबदीद है। और अगर सीजे की सास की मुबैना ऑडियो पर बात करनी है तो घर वालों की राय को किसी फैसले से कैसे जोड़ सकते हैं। अब मैं हूं, मेरे घर के अंदर मेरे अब्बा जी की राय और है, उनके नज़रियात और हैं, वो किसी एक खास पार्टी को पसंद करते हैं और वो ये समझते हैं कि मैं अपने व्लॉग में भी उसका तज़किरा करूंगा। मैं नहीं करता, बहुत कम किया करता हूं। मुझे वो लगता है कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, मेन स्ट्रीम की सियासत के अंदर दीगर पार्टीज़ हैं और इस मौके के ऊपर वो मुसालहत का किरदार अदा कर रही है, तो आज उनका तज़किरा भी हो रहा है। लेकिन जो छोटे हैं बच्चे, उनकी राय कुछ और है। अब अगर मेरी जो गुफ्तगू है वो किसी के नजरियात से मैच हो जाती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके नजरियात को फॉलो कर रहा हूं या कॉपी कर रहा हूं या उसकी दिली तस्कीन के लिए वो बातचीत कर रहा हूं। ऐसा हरगिज नहीं होता। बकिया दो जजेस के फैसलों के ऊपर फिर किसकी ख्वाहिश और राय गालिब आ रही है, यह सवाल बनता है। यह मसला हमारा ये नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, यहां मसला यह है कि वो तीसरा कौन है जो दो अफराद की बात को महफूज बनाने के फरीजे को बतरीके एहसन निभा रहा है। ये तमाम सियासतदानों और हर शख्स को यह तय करना है आज कि ऑडियो रिकॉर्डिंग का अमल ठीक है या नहीं। यह नहीं हो सकता कि इसकी रिकॉर्डिंग ठीक है और इसकी नहीं ठीक। ये सियासतदानों, ये जजेस के रिश्तेदारों, ये मसनद इक़्तिदार पे बैठे और वहां से उतरे हुए लोगों की बातों तक रसाई हासिल करना और जो वो शेयर नहीं करना चाहते, ये किसी के लिए अच्छी और फायदेमंद हो सकती है, किसी के लिए बुरी और नुकसानदेह हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहा हूं, दोस्त के साथ बात को पब्लिक कर दिया जाए। हम मामूलात में जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से अल्फाज का चुनाव होता है वो मुख्तलिफ होता है। अगर आपने किसी को पैगाम देना हो तो वो मुख्तलिफ होता है। अब वो बात लीक हो जाए तो किसी के लिए वो फायदेमंद हो सकती है, हो सकता है मेरे अपने लिए नुकसानदेह हो सकता है मेरे उस दोस्त के लिए नुकसानदेह हो। तो हमें यह फैसला करना है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या ऑडियो लीक्स को सराहा जाना चाहिए या ऑडियो लीक्स के मंदरजात पे बात करनी चाहिए या फिर उस पार्टी का तदारुक करना चाहिए, खोज लगानी चाहिए जो इसके पीछे। अब मामला जात ये देखिए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ गई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहे कि ये देखें जी ये क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, ये एक दूसरे को पैगामात क्या दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आ जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ के वहां पे बात करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर तो बात करनी है एक इनफरादी शख्स के हुकूक की जो आईने पाकिस्तान उसे देता है तो फिर वो कुली तौर पर बात होनी चाहिए। किसी की भी ऑडियो लीक मंजर आम पे आए तो बात यह हो कि ये किसने रिकॉर्ड की है। अगर तो ये
ये बात नहीं है तो फिर छोड़िए ये तमाम हुकूक को, फिर जिसकी भी ऑडियो लीक आती है उसके ऊपर तबसरे कीजिए और इसे सियासत का एक हिस्सा बना दें और उसे काबिल सताइश गर्दाने कि अगर किसी ने ऑडियो रिकॉर्ड की है तो उसे सराहें और उसकी पूजा करें कि भाई आपने महान काम किया। लेकिन बसूरत दीगर आप सबको बैठकर एक नुक्ते पर मुत्तफिक होना होगा कि ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला बंद होना चाहिए। आज किसी के गले का तौक है तो कल आपके भी गले का तौक बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये है कौन? आप ये देखिए कि किसी एक पार्टी के मौक़िफ़ की ताईद वाली ही क्यों ये ऑडियो लीक्स मंजर आम पे आ रही हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों की इन दिनों में क्यों नहीं आ रही? तजादात बहुत ज्यादा हैं इत्तेहादियों के दरमियान। ANP जो है वो नाराज है, BNP नाराज है, MQM नाराज है, एक दूसरे को ये पैगामात भी देते होंगे, वजीर आजम से भी नाराज होंगे, वजीर आजम के बेशतर इकदामात के ऊपर अपनी मुख्तलिफ राय भी रखते होंगे। लेकिन इनकी ऑडियोज आजकल मंजर आम पे नहीं आ रही। मरियम नवाज साहिबा की नहीं आ रही। अब वो बातचीत नहीं मंजर आम पे आ रही कि जिस बातचीत के नतीजे में यह पता चल सके कि मरियम नवाज साहिबा अपने चचा के बारे में क्या राय रख रही हैं, या मरियम नवाज साहिबा आने वाले दिनों के अंदर टेलीविजन की स्क्रीन पे क्या पैगाम देना चाहती हैं, या मौलाना फजलुर रहमान साहब जरदारी साहब से क्या चाह रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब से क्या गिले। माजी में आती रही है ना, इन सब की आई, अब क्यों नहीं आ रही? ये एक बुनियादी सवाल है। इसकी टाइमिंग पे बात होनी चाहिए कि अभी जो ऑडियो लीक्स मंजर आम पे आ रही हैं इसकी वजूहात क्या है। उसकी वजूहात सिंपल सी हैं। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है, डेडलाइन कल रात तक खत्म हो जानी है। मुज़ाकरात का आगाज हुआ था, हल्की फुल्की मौसीकी चली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मनाना चाहा, जमात इस्लामी मैदान में आई, एक दूसरे से बातचीत हुई, लेकिन फिर उसको बातचीत इस नहज तक पहुंची कि बड़ी ईद से पहले या फौरी बाद में इंतखाबात का मंजरनामा वज़ा होने लगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने मशवरे किए, इन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात तब तक भी हो गए, PTI उस पर भी मान गई, तो हमारे पास चारा क्या होगा? हमें किस सतह के ऊपर जाके वोट पड़ेंगे, या कौन सा जवाब बनाया जाएगा हमें वोट मिलने का? ये एक बुनियादी सवाल था, क्योंकि मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है वो हुकूमत के गले पड़ गई। मुआशी माहिरीन सारे इंडिकेशंस उन्हें बता चुके हैं, वो ये बात बता चुके हैं कि मुआशी मंजरनामे में बेहतरी का कोई उनसर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हकायक ये हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर जितनी आपकी ख़रीदारी कम हुई है, जितने ज़र मुबादला में कमी वाक़ हुई है, जितना अफरात ज़र बढ़ा है, ये हुजूर 1 नहीं, 1.5 नहीं, 2 साल नहीं, ये आपको गैर मकबूलियत के फैसले करना पड़ेंगे। तो आप तो 2-3 माह गैर मकबूलियत के फैसले कर लेंगे, उसके बाद तो आपको घर जाना पड़ेगा। तो ये तो फेवर में बात जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। हकायक इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी सूरत हाल के ये हैं कि सिर्फ टेक्सटाइल के शोबे में 12.40% एक्सपोर्ट 9 माह में कम हुई है। ये कहने को सिर्फ 12.5% बनती है, लेकिन इससे कितना फर्क पड़ता है, डॉलर्स पे कितना फर्क पड़ता है? तो नेटवेयर की सिर्फ $339 मिलियन की जो एक्सपोर्ट है वो कम हुई है। रेडीमेड गारमेंट्स की $206 मिलियन की एक्सपोर्ट कम हुई है। बेडवेयर में $417 मिलियन की एक्सपोर्ट कम हुई है। टॉवल की $7 मिलियन की एक्सपोर्ट कम हुई है। कॉटन की $257 मिलियन की कम हुई है। यह मजमूई तौर पे सिर्फ 9 माह के अंदर $1226 मिलियन की एक्सपोर्ट में कमी वाक़ हुई है। यह सिर्फ मैं एक शोबे की बात कर रहा हूं। अगर दीगर आप शोबे लगा लें, आपकी दीगर इंडस्ट्रीज लगा लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगा लें, आपकी IT की एक्सपोर्ट लगा लें, एक तरफ आपकी इंपोर्ट का तनासुब भी बढ़ता चला जा रहा है लेकिन आपकी LCs नहीं खुल रही, तो दूसरी तरफ आपने एक्सपोर्ट के हजम को भी इतना कर दिया है जिससे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर गहरे खतरे के बादल मंडला रहे हैं। जब यह मालूम होगा कि हालात ठीक नहीं होने, 2 माह में मजीद खराबी की तरफ जाएंगे, तो वफाकी हुकूमत नान पकौड़े के एवज तो वोट ले नहीं सकती, इसलिए वो किसी और सेटअप पर जाने का सोच रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी हालात की संगीनी का इशारा दे दिया है। पाकिस्तान के रियासती इंतजाम में चलने वाले कारोबारी इदारे मुसलसल खसारे में हैं और एशियाई खत्ते में कम तरीन मुनाफा कमाने वाले इदारों में शामिल हो गए हैं। आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि इदारों का खसारा असासों की मालियत से ज्यादा हो रहा है। मिसाल के तौर पर यह ₹100 की चीज है, इसका खसारा ₹120 हो रहा है, जिसके नतीजे में अवामी वसाइल से नुकसान और खतरात में इजाफा होता जा रहा है। सरकारी कंपनीज
मजीद अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए अवामी फंड से 458 अरब रुपए सालाना निकाल रही है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो इस रुझान की तब्दीली के लिए मजबूत इस्लाहात मुतारिफ करवाएं। अब वो मजबूत इस्लाहात मुतारिफ करवाएं तो उसकी इंप्लीमेंटेशन में 1 साल का अरसा लगेगा। अब उस 1 साल के अरसे में आपको गैर मकबूल फैसले करना पड़ेंगे। ये गैर मकबूल फैसले करेंगे तो वोट बैंक में कमी वाक़ होगी। तो सारों ने बैठ के बताया जब कमी ही वाक़ होनी है तो फिर हम अवाम में जाएंगे किस वजह से? खसारे की वजह से वफाकी हुकूमत को माली मुश्किलात का सामना है। ये जितने भी इदारे हैं ये 2016 से GDP के 0.5% के बराबर माली नुकसान का बायस बने हुए हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि मुसलसल नुकसान की वजह से SOEs का खसारा 2020 में GDP का 3.1% हो गया था। SOEs को दी जाने वाली जमानतों को कर्जों के अंबार और हुकूमती कर्जों के तौर पर ताबीर किया जाता है, जिसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। 2021 में GDP का 9.7% था। मकामी बैरूनी कर्जों और जमानतों का बोझ 2016 से 2021 तक 4.09% सालाना की औसत के साथ तेजी से बढ़ रहा है। यानी ये मामला आपका नहीं है, पुराना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का भी नहीं है, ये उससे भी पुराना है। 2016 का जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ये तब से चला आ रहा है और अभी तक मुसलसल चल रहा है और आगे इससे भी गंभीर सूरत हाल होगी। आर्जी मसाइल का तफसीली जायजा लेने की जरूरत है, जिसमें जमानतों की वजह से इजाफा हुआ है। SOEs के लिए हुकूमती जमानतों में 2016 के मुकाबले में 2 गुना इजाफा हुआ। 75% से ज्यादा तवानाई के शोबे को गर्दशी कर्जे पर माली फराहमी के लिए दी गई जमानतें हैं। तो साहब ये है बुनियादी वजह, क्योंकि माहिरीन ये समझते हैं कि 6 माह, साल या 1.5 साल में कोई बेहतरी नहीं आने वाली। बेहतरी आएगी तो 2-3 साल के गैर मकबूल फैसलों के बाद आएगी, जब पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन होगा। लेकिन उसके लिए 5 साला दौर इक़्तिदार वाली हुकूमत चाहिए। तो देंगे? कभी भी नहीं देंगे। अब कल के दिन इनका इजलास होना था। अभी इन्होंने कल के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अहकाम जारी कर दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाईजान जो पाकिस्तान के अंदर हैं या बैरून मुल्क हैं, आज रात तक इस्लामाबाद हर सूरत में पहुंचे। आपको सुबह जा कौमी असम्बली का इजलास है, वहां पे अपनी शिरकत को लाजमी बनाना है। ये तमाम अराकीन को पाबंद कर रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फोन नहीं गया, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन गए हैं और फर्दन फर्दन फोन गए हैं। कोई मैसेज नहीं गया, फोन गया है कि भाई साहब जिधर भी हैं आप, जिस पार्टी के भी हैं आप, आपको सुबह हर सूरत अपनी हाजिरी को यकीनी बनाना है कौमी असम्बली के सेशन में। तो याद रखिए कौमी असम्बली के सेशन से एक वाज़ेह तौर पर पैगाम दे रहे हैं कि भाईजान बस हम नहीं कर रहे मुज़ाकरात, ना हम करेंगे, ना किसी की डिक्टेशन पे करेंगे। ये सारा आपका निज़ाम जो है ये ऑडियो कॉल टेप्स के ऊपर चल रहा है और वहाँ से ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि किसी एक की मंशा के ऊपर फैसले हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ये करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखते हुए ये खुद पाकिस्तान का कबाड़ा कर रहे हैं और इन्हें ये पता है कि मौजूदा सूरत हाल में ईद के दिनों में पाकिस्तान की जो ख़रीदारी का तनासुब है वो 10 साल की कम तरीन सतह पर रहा है। ईद के दिनों में 432 अरब रुपए की खरीदारी हुई है। तो अगर आप इसका जायजा लें 2022 से, तो 2022 में 720 अरब रुपए की खरीदारी हुई थी, 2021 में 480 अरब रुपए की खरीदारी हुई थी। और याद रहे कि वो कोरोना का पहला लॉकडाउन था, वो पहला लॉकडाउन था जो मेजर हुआ था, जिसके बायस भी 480 अरब की खरीदारी हुई। और अब जब सब कुछ खुला हुआ था, ये कारोबारी औकात कार को भी बढ़ा दिया गया था, इस सब के बावजूद 480 के मुकाबले में जब सब बंद था 432 अरब की खरीदारी हुई। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड था 2018 में 1 खरब 1 अरब रुपए की खरीदारी थी। हम किधर को जा रहे हैं? बाइंग पावर लोगों की खत्म हो रही है और आप अपनी सियासत चला रहे हैं, और ऐसी प्रागंदा सियासत कि घरों तक आपने रसाई हासिल कर ली है। पाकिस्तान को महफूज बनाना है या खुद को महफूज बनाना है, ये फैसला आज आपको करने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।